आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, जिनका जन्म 1910 में हुआ और ये एक स्वतंत्रता सेनानी और एक समाजवादी विचारक थे। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर कस्बे में हुआ था। इनका जन्म वैश्य परिवार में हुआ था, जिनका काम पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो फैमिली थी वो लोहे का व्यापार करती थी, तो वहीं से इनका नाम मिला लोहिया। और इनके जो पिता श्री हरिलाल थे, इन्होंने इनके अंदर राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसको जागृत किया और लोगों के प्रति सहानुभूति कैसे करते हैं इन सब के बारे में बताया। वो ऐसे माहौल में पले पड़े जहाँ पे जातिवाद जो है वो पूर्वाग्रह से रहित था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो 1929 में इन्होंने कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से बीए कंप्लीट किया। देन 1932 में बर्लिन विश्वविद्यालय से पीएचडी कंप्लीट की, जहाँ पे उन्होंने सॉल्ट एंड सिविल डिसओबीडियंस टॉपिक ले रखा था, जो कि 1930 में भारत में किया गया था गांधी जी द्वारा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन किया था इन्होंने मेनली, और पत्रिका का भी संपादक थे ये, मतलब मेन एडिटर थे। उसके बाद 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है उसके सचिव भी रहे। जर्मन में जो लोहिया इन्होंने मार्क्स और हेगल के जो विचार थे उनके अध्ययन किए, जिसमें जो कार्ल मार्क्स है मेनली वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं। 1932 में उन्होंने बर्लिन के जो हम्बोल्ट विश्वविद्यालय है वहाँ से पीएचडी की उपाधि ली, और जो उन्होंने अपने शोध में जो गांधी जी का सामाजिक और आर्थिक दर्शन था उस पे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका भी निकाली। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करें तो 1934 में प्रथम 4 जो बंदी इन्होंने की थी, जिसमें कि युद्ध विरोधी मतलब 1939 में इन्होंने मेनली आंदोलन किया था, जिसमें इनको बोला गया ऐसा उस टाइम पे मेनली उपनिवेशवाद था, तो इन्हें विरोधी प्रचार प्रसार के लिए इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया था 1939 में। दूसरा 1942 में वो आंदोलन करते हैं, जो कि जब पूना पैक्ट आता है भूमिगत कार्य के लिए, जहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में रहते हैं और आज़ाद हिंद रेडियो का संचालन करते हैं। मेनली आज़ाद हिंद जो रेडियो है इसका वो संचालन करते हैं। उसके बाद फिर 1937 में वो प्रकाशन करते हैं कि स्वराज्य क्यों और कैसे, इसके बारे में वो अपनी पुस्तिका प्रकाशित करते हैं। देन 1944 में इनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो का संचालन किया था, इसलिए 1944 में। देन इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी आंदोलन में। उसके बाद राजनीतिक आंदोलनों का विकास कैसे हुआ, तो 1948 में जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस से अलग होकर एक समाजवादी पार्टी बनी। उसके बाद 1952 में जो 1952 में जो फार्मर्स हैं, जो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसके साथ मिलकर इन्होंने एक और प्रजा समाजवादी पार्टी बनाई। देन 1955 में वो अवाड़ी अधिवेशन के बाद पार्टी में फूट और अलग एक भारतीय समाजवादी पार्टी बनाई या थी गठन किया है। 1964 में उन्होंने फिर संयुक्त समाजवादी पार्टी का गठन किया। मेनली 4 बार उन्होंने मुख्य पार्टियों का गठन किया। 1953 में जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है उसके महासचिव चुने गए। एंड 55 में कांग्रेस के जो अवाड़ी अधिवेशन है वहाँ पे समाजवादी प्रस्ताव पारित करने के लिए इन्होंने पारित करने के कारण पार्टी फूट पड़ी, मतलब नहीं किया।
देन आता है सामाजिक आंदोलन एवं सुधार प्रयास, जहाँ पे वो जाति तोड़ो आंदोलन करते हैं, जहाँ पे जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, जो भी कास्ट पे था उसका विरोध करते थे, सती प्रथा और जो भी प्रथाएं थी पुरानी पुरानी, दहेज प्रथा, ये सारी प्रथाएं, जो इंटर कास्ट मैरिज थे या फिर जो सही भोज था उसका समर्थन करते थे। उसके बाद उन्होंने दाम बांधो आंदोलन किया, जिसमें ये था कि किसानों के लिए मेनली यह आंदोलन चलाया गया था, जहाँ पे उनको उचित मूल्य मिले। देन थर्ड, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं भाषा के लिए भी, मातृभाषा के लिए भी आंदोलन किया था, कि जिसे हिंदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद विश्वनाथ मंदिर आंदोलन किया था, जहाँ पे जो हरिजन थे उनको मंदिर में प्रवेश कराने के लिए आंदोलन किया था, जिसको हम अस्पृश्यता के निवारण हेतु आंदोलन कह सकते हैं। भूमि सुधार के लिए भी आंदोलन किया था, जिसमें वो आरक्षण की, भूमि वितरण की और वयस्क मताधिकार की समर्थन करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। उसके बाद ये मेनली लोहिया जो थे इन्होंने पिछड़ी जातियों को लामबंद किया और अस्पृश्यता निवारण के लिए चुनाव का भी समर्थन किया, और जो भूमि सेना थी उन्हें एक घटा देश को दो, ऐसा इन्होंने सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रम भी चलाए। देन चुनावी संघर्ष और राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो जो 1962 में फूलपुर चुनाव हुए थे, वहाँ पे नेहरू के विरुद्ध लोकसभा सदस्य में चुनाव में ये खड़े हुए थे, जहाँ पे इनकी पराजय हो गई। देन 1963 में फर्रुखाबाद उपचुनाव में उठे, जहाँ पे जीत हासिल हुई, सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने एक में विलय कर दिया। देन 67 में कन्नौज चुनाव हुआ, वहाँ पे ये लोकसभा का चुनाव जीत गए। देन 1967 में जब चुनाव हुआ, वहाँ पे गैर कांग्रेसवाद का हुआ, जहाँ पे वो विपक्षी एकता के मुख्य रणनीतिकार बने थे। 1963 से 67 तक जो लोकसभा के सदस्य रहे मेनली लोहिया, और 1967 के जो आम चुनाव थे उसमें गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर ये कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता का मुख्य रणनीतिकार बन गए, और इन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया भी कहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं विचारधारा की बात करें तो मेनली यहाँ पे एशियाई समाजवादी आंदोलन, जिसमें 1953 में रंगूर, जो कि म्यांमार में है, रंगूर मेनली म्यांमार में है, जिसमें एशियाई समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया, और जुलाई 1951 में फ्रैंकफर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादियों के सम्मेलन में भाग लिया। और भारत पाक महासंघ, जिसमें दोनों देशों के मध्य एकता स्थापना हेतु उन्होंने भारत पाक महासंघ का प्रस्ताव भी रखा था। इनकी जो विचारधारा थी लोहिया की, वो मार्क्स और गांधी दोनों के प्रभाव का समन्वयवादी विचारधारा के समर्थन थे, मतलब दोनों में से दोनों के थोड़े थोड़े थॉट मिले हुए थे। देन गोवा मुक्ति आंदोलन की, जिसमें पुर्तगालियों के विरुद्ध गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया था, पुर्तगालियों के लिए उनके विरुद्ध। फिर नेपाल मुक्ति समर्थन आंदोलन किया था, नेपाल मुक्ति के लिए। उदाहरण की बात करें तो इन्होंने कुछ लाइनें बोली थी, जिसमें बोलते थे कि कहते हैं लोहिया कि सारा देश टूटा हुआ है, देश की आत्मा टूट गई है, मैं जानता हूँ कि क्या इतिहास में कोई और देश भी ऐसा रहा है जो इतना टूटा है जितना कि हिंदुस्तान। पर अगर तंत्र की बात करें तो भारत की दुर्दशा पे लोहिया अपने शब्दों में बताते हैं, मतलब तंत्र था सिस्टम, जिसमें बताते हैं कि विश्व में दो वस्तुएं प्राप्त करने योग्य होती है, एक ईश्वर और वह दूसरी स्त्री। नारी सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक के रूप में बताते हैं। उसके बाद थर्ड, जब डॉक्टर लोहिया जेल में थे तब तक मैं खामोश नहीं बैठ सकता, उनसे ज़्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे नहीं मिला। इसे महात्मा गांधी अपने शब्दों में 1939 में कहते हैं। उनकी मुख्य पुस्तकों की बात करें तो एक्सपेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, जो कि 1952 में लिखते हैं, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955, दीज बोथ बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड वो लिखते हैं विल टू पावर 1956 में, एंड गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन
जिसमें 1960 में वो लिखते हैं। एंड मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963, देन द कास्ट सिस्टम 64, एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड 65, एंड द मिस्ट्री ऑफ स्टेफर्ड क्रिप्स ये लिखते हैं। एंड ये समाचार पत्र भी दो लिखते हैं, एक मैनकाइंड और एक इंग्लिश में और जन हिंदी में लिखते हैं। देन विरासत एवं सम्मान में जो इंदिरा गांधी है वो कहती हैं कि वो महान योद्धा थे, क्रांतिदर्शी थे, और जो दलितों थे उन या फिर शोषित थे उनको उनके मसीहा थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते थे कि एक महान देशभक्त, आदर्शवादी और जीवन पर्याप्त विद्रोही के रूप में अपना जीवन गरीबों की सेवा में उत्सर्ग किया। एनजी रंगा उन्हें विद्रोहियों का सरताज कहते थे। एंड अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें सच्चे समाजवाद का प्रेरक स्तंभ माना है। इनका निधन जो है वो 12 अक्टूबर 1967 में हुआ, और इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन है वो गरीबों, शोषितों और जो पिछड़ी जातियों की सेवा है उनमें समर्पित किया। जो मतलब निम्न वर्ग हैं उनको ऊपर लाने की, इक्वल करने की लिए मेनली किया था, और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय जो समाजवादी आंदोलन है उनकी नींव रखी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लोहिया के राजनीतिक विचार होंगे। अगर हम लोहिया के राजनीतिक विचार को देखें तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है समान दूरी का सिद्धांत। इसमें मेनली ये है कि 1953 में अशोक मेहता ने जो मेहता का जो सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें पिछड़ी हुई जो अर्थव्यवस्था है उसकी राजनीतिक मजबूरी के बारे में बताते हैं। उसके विरुद्ध बताते हैं लोहिया की कैसे कांग्रेस व जो साम्यवादी हैं दोनों से दूर रहने के लिए उन्होंने एक समान दूरी का सिद्धांत दिया। अशोक मेहता अपनी थीसिस में बताते हैं कि कैसे जो पिछड़े हुए अर्थतंत्र है, मतलब पूरा वर्ग और इकोनॉमिकली जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से राजनीतिक बदहाव के रूप में कैसे है। कांग्रेस की विचारधारा जो है वो समाजवाद के निकट आ रही थी, और भारत में समाजवाद की जो स्थापना है इसके लिए कांग्रेस तथा जो प्रजा समाजवादी दल है इन्हों के सहयोग से स्थापित हुआ। मेहता के विपरीत जो डॉक्टर लोहिया इन्होंने समान दूरी के सिद्धांत के तहत ही प्रजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनाव समझौता करके इन्होंने कर लिया हो, पर उनका उससे अटल मैत्री ना रखे ऐसा इन्होंने बोला था, और पार्टी को कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के समान दूरी रखना चाहिए ऐसा बताते हैं। ये अपना प्रतिक्रम देते हैं। देन जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसमें है चौखंबा सिद्धांत, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र। तो मेनली यहाँ पे चौखंबा सिद्धांत में लोहिया ने 4 उसमें डिवाइड किया है पिलर्स में, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन होता है किस तरीके से डेमोक्रेसी का। जिसमें पहला है ग्राम जो कि मूल इकाई है, देन दूसरा जिला जो कि प्रशासनिक केंद्रीकरण का विरोध करती है, और प्रांत जो कि राज्य स्तर पे आता है, केंद्र जो कि राष्ट्रीय समन्वय को लेके चलता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में, जिसको हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें मेनली इसकी अवधारणा दी है, जिसमें बताते हैं कि ये चारों तरह से सवयवी एकता, इट मीन्स ऑर्गेनिक यूनिटी है। मतलब कि 4 जो खंबे हैं वो दिखते अलग अलग हैं लेकिन उनका जो छत है वो एक है। ये यहाँ देख सकते हैं हम पिक्चर में भी। और ये 4 खंबे जो मेनली है ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, इसने इंग्लिश में विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड सेंटर मेनली है, जो कि इन खंभों की संख्या बढ़ाकर विश्व संसद या विश्व सरकार भी स्थापित करना चाहते हैं, जो कि 5वां खंभा था। लोहिया का जो चौखंबा राज्य है वहाँ पे गांधी जी की ग्राम स्वराज की धारणा देते हैं। वहाँ पे
गांधी जी ने ग्राम स्वराज में भी आत्मनिर्भर की बात की है, जिसमें वो बताते हैं कैसे जो गांव है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो। इसकी चर्चा जो गांधी जी ने अपनी लोकतंत्र के महासागरीय तरंग सिद्धांत में भी दिया है कि अ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम होना चाहिए, बॉटम टू टॉप होना चाहिए। जो शासन है वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए। देन चौखंबा राजा में बताते हैं किस तरीके से जो समुदाय द्वारा जो और समुदाय के लिए और समुदाय का शासन होना चाहिए। और लोहिया ने जिला स्तर पे जो कलेक्टर का पद है उसे समाप्त करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक केंद्रीकरण है ये कहीं ना कहीं पूरा प्रशासनिक केंद्रीकरण की भूमिका निभाता है, प्रशासन को सेंट्रलाइज की बात करते हैं। उसके बाद लोहिया जो है वो सप्त क्रांति की बात करते हैं, जो कि आर्थिक रूप से सामाजिक न्याय और समाजवाद का आधार स्तंभ है। 1966 में इन्होंने कोटा में पार्टी अधिवेशन में इसकी घोषणा की, जिसमें पहला है स्त्री पुरुष समानता की बात करी, दूसरा रंग भेद व प्रजाति भेदभाव का विरोध किया, देन थर्ड जाति प्रथा का उन्मूलन, विदेशी गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता की बात की, और जो इकोनॉमिकली असमानता है उसके उन्मूलन समाप्त करने की बात की, निजी जीवन में हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतंत्र की बात की कि नहीं करना चाहिए। देन सत्याग्रह व निशस्त्रीकरण मतलब बिना शस्त्र के इन्होंने क्रांति करने की बात कही। उसके बाद देखें तो एक पूरी तरीके से सामाजिक न्याय की बात करता है और जस्टिस की बात करता है। एंड उसके बाद अगर हम देखें कि इतिहास चक्र सिद्धांत में वो क्या बताते हैं, तो इसमें मेनली वो यही बताते हैं कि किस तरीके से जो मार्क्स और हेगल थे इनके विपरीत ये 1955 में व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक में बताते हैं कि इतिहास एक सीधी रेखा की तरह नहीं है बल्कि चक्रीय गति की तरह आगे बढ़ता है, जबकि सीधी रेखा इसे मार्क्स और हेगल बोलते हैं। और देश उभरते व गिरते रहते ये समझाते हैं। उसके बाद ये जाति व वर्ग संघर्ष पे बोलते हैं कि लोहिया के अनुसार जो है वो जाति व वर्ग जो है वो ऐतिहासिक गति को मुख्य रूप से शक्ति है, इनके मध्य लगातार द्वंद्व चलता है और टकराव से इतिहास आगे बढ़ता है। ये बात करते हैं कि जो अब तक का मानव इतिहास है, इतिहास जो है वो जाति और वर्गों के बीच जो आंतरिक गति है उसका इतिहास है, कि इनके जाति और वर्ग के बीच जो भी उनकी गति चल रही है, गतिशील कैसे चल रहे हैं, उनकी आंतरिक गति कैसे है। जातियाँ जो होती है ना वो शिथिल होकर मतलब कि रिलैक्स होकर वर्ग बन जाती है अपना वो करके, और जो वर्ग संगठित होते हैं वो जाति का रूप धारण करते हैं, लोहिया ये कहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद इसमें बताया गया कैसे जाति जो होती है वो बंद होती है, गतिहीन होती है, निष्क्रिय रूढ़िवादी होती है, वो डेवलप नहीं होगी और अंडर डेवलप हो जाती है। जबकि जो वर्ग होते हैं वो खुले होते हैं, गतिशील होते हैं, संगठित होते हैं। मतलब जैसे हम एग्जांपल के ले सकते हैं, जो जाति हैं उनकी जाति सीमित हो जाती है कि अगर वो इस कास्ट से हैं तो वो वहीं तक रह जाएंगे। लेकिन जब हम वर्ग की बात करते हैं तो जैसे हमने मार्क्स का पढ़ा है वर्ग संघर्ष, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो भी मजदूर वर्ग है तो एक वर्ग हो गया, तो वो संगठित हो सकते हैं, वो गतिशील कर सकते हैं, बल्कि जाति में नहीं है। संघर्ष करते हैं दोनों विरोधी गुणों के संघर्ष में अपना। फिर वो उन्होंने बोला भी है कि जो इतिहास को गति देने के लिए हमें आइडिया और जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, विचार और पदार्थ दोनों को महत्व देना चाहिए। यहाँ पे ये भी बताते हैं कि घटनाओं का तर्क मतलब जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर तर्क करना व इच्छाओं का तर्क ही इतिहास का निर्धारण करती है। फिर इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे ये जो हेगल है वो आत्म तत्व यानी कि आत्मा के वास्तविक रूप और जो इसको आधार मानते हैं कि जो आत्मा का वास्तविक रूप है जो शुद्ध चेतना है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो भौतिक तत्व मतलब जो मटेरियल है उसको मानते हैं, जबकि लोहिया बोलते हैं कि हमारे लिए चेतना जो है आत्म तत्व जो हेगल ने कहा था और जो पदार्थ है मटेरियल है कार्ल मार्क्स का वो दोनों महत्वपूर्ण है।
उसके बाद इसमें फिर वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो चतुर्युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये भी हम इसके भी इतिहास से समझ सकते हैं। एंड अगर हम इनका एशियाई समाजवाद की बात करें, हाँ, चतुर्युग के माध्यम से यही बताते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो चतुर्युग है, इसके माध्यम से भारत का जो ऐतिहासिक चक्र है, सिद्धांत को समझाया है। इसमें देश का जो उत्थान है और पतन भी होता रहा है। हाँ, हर कंट्री का हिस्ट्री देखें तो वो उठता है और गिरता है। एंड हाँ, तो इन्होंने भी वैसे ही दिया है कि लोहिया इंस्पायर है यहाँ पे टॉयनबी से जो तर्क देते हैं कि समाज के भीतर का वर्ग संघर्ष जो है वो बाहर से ही संबंधित है। देन नवीन और एशियाई समाजवाद की बात करें तो 1963 में जो इन्होंने बुक लिखी है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इसमें इन्होंने बताया है मेनली कि कैसे संपन्नता और समता का संयोग है। जो समाजवाद है वो संपन्नता और समता के संयोग के रूप में है। मार्क्स व गांधी के मिश्रण की बात करें तो कैसे वो वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं, सबका उदय, अहिंसा, नॉन वायलेंस की बात करते हैं और सत्याग्रह को इनमें समन्वय करने की बात करते हैं। एशियाई संदर्भ में देखें तो जो यूरोपीय मॉडल के बजाय हमने एशिया के लिए एक मौलिक समाजवाद बनाया है लोहिया ने। मार्क्सवाद से कैसी भिन्नताएं हैं तो हिंसा जो है और एकल पार्टी का प्रभुत्व का विरोध करते हैं लोहिया। कैसे भिन्न है, और गांधी के जो अहिंसक तरीके हैं उसका अनुसरण करते हैं लोहिया, जो कृषकों को महत्व देते हैं, जबकि मार्क्स ने किसानों को बोला है कि वो अपना जो अनाज उगाते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी शोषण करते हैं वर्ग संघर्ष में मजदूरों का। इसके बाद वो बताते हैं कि गरीब व जाति दोनों पर ध्यान दिया है लोहिया ने, लेकिन देखें तो मार्क्स ने बस वर्ग पे दिया था जो गरीब है। मूल सिद्धांत इनका यही था कि गरीबी के खिलाफ युद्ध तभी कायम होगा जब वह एक साथ जाति के खिलाफ भी हो। इन्होंने ये भी बोला था कि मतलब गरीबी के समान बंटवारे का काम जो है वही समाजवाद नहीं है, बल्कि समृद्धि का जो अधिक से अधिक समान वितरण हो वो समाजवाद है। वो बताते हैं इसको 4 तरीके से कि कैसे समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि ये चारों कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेनली 4 आधार स्तंभ है नवीन समाजवाद का। उसके बाद उसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखें, सामाजिक विचार व समानता, तो इसमें बताते हैं कि कैसे धार्मिक हमला जो है धर्म गुरुओं व धर्म ग्रंथों द्वारा संदेश दिया जाता है और सामाजिक समानता का और सहयोग, और जो अंतर्जातीय विवाह है, रोटी व बेटी का रिश्ता, ये भी है। देन राजकीय हमला में जो वयस्क मताधिकार, पिछड़ों व दलितों का विशेष अवसर की बात की है, तो यहाँ पे भी है, राइट्स की बात करते हैं। देन आर्थिक हमला, इकोनॉमिकली देखें तो ज़मीन का जो मालिकाना हक देना, वो पिछड़े वर्ग है उनको भी मजदूरी बढ़ाना। उसके बाद यहाँ पे वो मानते हैं कि जो सच्चे समाजवाद की स्थापना है वो भारत में वर्ग विभेद के साथ साथ जाति भेद की समाप्ति भी आवश्यकता है। वो बताते हैं कुप्रथा ये सारा बंद करना चाहिए। उनका मानना था कि ये मौतमुखी हमले हैं और धार्मिक और सामाजिक, इसलिए यह हजारों वर्षों तक समाप्त नहीं हुई। ये धार्मिक में भी है और सामाजिक में भी है। इसलिए तो स्वतंत्र समानता अविभाज्य समानता के लिए स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। वो बोलते हैं कि दोनों अविभाज्य, मतलब स्वतंत्रता और समानता को हम अलग अलग नहीं कर सकते। समानता के बिना हम, इक्वालिटी के बिना हम फ्रीडम की बात नहीं कर सकते या कल्पना नहीं कर सकते, और स्वतंत्रता के लिए हम समानता की बात नहीं कर सकते।
उन्होंने 2 प्रकार बताए हैं मेनली लोहिया ने, एक अमूर्त और मूर्त। समानता के 2 प्रकार बताए हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। जिसमें अमूर्त का मतलब है कि एक वातावरण या एक स्वप्न आधारित, जैसे कि बोल सकते हैं कि हमारे राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था की ऐसी रचना हम करें जो कि स्वप्न हो, काल्पनिक हो। लेकिन अगर हम मूर्त की बात करते हैं तो जो व्यवहार में होता है, समानता लागू होती है, वो किस तरीके से व्यवहार में काम करती है उसको दर्शाता है। अगर हम राजनीतिक विचार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखें तो राजनीतिक विचार व अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वो स्थायी नागरिक अवज्ञा की बताते हैं और तत्कालिकता की, जिसमें ट्रस्ट की अस्थायी क्रांति से प्रभावित होकर लगातार हड़ताल, धरने, प्रदर्शन, असहयोग, जेल भरो आंदोलन की बातें करते हैं। और दूसरा वो बताते हैं तत्कालीनता, मतलब बोलते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती जबकि संगठित व कार्य करती, अर्थात कि वो बोलते हैं कि जो युवा होते हैं बिना सोचे समझे उनको लगा कि ये गलत है तो उसी टाइम उसका आंदोलन करने लगती है, तो उसको तत्कालीनता में दर्शाते हैं। देन बताते हैं किस तरीके से गुट निरपेक्ष के विरुद्ध है, तो गुट निरपेक्ष नीति की ये आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ विश्वस्त मित्र बनाने की आवश्यकता है जिन पे मतलब कम्प्लीटली बिलीव की जाए, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हो पूरा। तृतीय शक्ति में बताते हैं कि जो 9 स्वतंत्र एशियाई देश हैं उनको मिलाकर जो यूएसएसआर है, मतलब सोवियत संघ वर्तमान का रूस, वो अमेरिकी गुट से अलग तृतीय शक्ति बनाने के पक्षधर की बात करते हैं। उसके बाद विश्व सरकार में चौखंबा सिद्धांत के बढ़ाते हुए 5वें खंबे की बात की है, जिसका विश्व सरकार को रखते हैं मेनली 4th खंबे पे। उसके बाद राष्ट्रमंडल से अलगाव की बात करते हैं कि ब्रिटेन के नेतृत्व में जो राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद कैसे करते हैं, कि हम उनके नेतृत्व में नहीं करना है, ऐसे उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। देन भारत महासंघ का एकीकरण की बात करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच के एकीकरण को दोहराते हैं। देन स्वतंत्रता व समानता का दोहरा सिद्धांत क्या है, तो पहला तो है संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित की जाती है। दूसरा गैर संपत्ति स्वतंत्रता जो कि व्यक्ति के आंतरिक मन व जीवन से संबंधित है। तो संपूर्ण दक्षता के सिद्धांत की बात करें तो स्वतंत्रता की मांग का दोहरा उद्देश्य है कि स्वयं के व्यक्ति का पूर्ण विकास हो, संपूर्ण मानव का विकास, अर्थात ये अधिकतम सबसे ज़्यादा इफिशियंसी लगेगी, उसका ये बिल्कुल विपरीत है जो कि उदारवाद पूंजीवादी लोकतंत्र में एकांगी है, मतलब कि एक है। हाँ। देन स्वतंत्रता व समानता की बात करते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि दोनों अविभाज्य, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, अमूर्त और मूर्त को दर्शाते हैं। संपत्ति स्वतंत्रता राज्य नियंत्रित द्वारा होती है, गैर संपत्ति व्यक्तिगत, दोहरा उद्देश्य मतलब स्वयं व मानवता दोनों के लिए। धर्म जो है वो दीर्घकालीन राजनीतिक, मतलब धर्म को राजनीति में लाया धर्म जो होती है वो दीर्घकालिक होती है राजनीति में, लेकिन जो राजनीति होती है वो धर्म में अल्पकालीन होती है, इसे बताते हैं। अब भारत विभाजन के गुनहगार को दर्शाते हैं कि मतलब कौन है, तो इसमें बताते हैं कि 1960 में लोहिया ने जो गिल्टी मैन ऑफ इंडियंस पार्टीशन जो बुक लिखी, वहाँ पे 1958 में मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम के विरोध में लिखी थी। उसमें लोहिया ने किसी एक या 2 नेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया बल्कि 8 विभाजन का कारण बताया, जिसमें पहला था ब्रिटिश कपट, जिसमें लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन द्वारा नेहरू का प्रयोग किया गया। दूसरा वो कांग्रेस नेतृत्व का वृद्धापन यानी बुढ़ापा की बात करते हैं, जिसमें बताते हैं कि जिसने इनमें सत्ता की भूख बढ़ा दी। थर्ड वन वो बताते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम है दंगों में उग्रता आ रखी थी। फोर्थ में बताते हैं कि जनता में दृढ़ता के सामर्थ्य का अभाव था। देन बताते हैं गांधी की अहिंसा का कारण भी है, और मुस्लिम लीग व जिन्ना की द्विराष्ट्र नीति भी और पीछे लेके गई, इनको गुनहगार मानते हैं। देन वो बताते हैं कि जो हिंदीवादी तत्वों का अहंकार था, जिसमें आरएसएस और हिंदू महासभा को मेंशन किया है।
देन अवसरों का लाभ ना उठाना, जैसे उन्होंने बताया कि जो नेहरू थे या मौलाना आज़ाद और पटेल थे, ये लोग मेनली पहचान नहीं कर पाए कि अवसर का फ़ायदा कैसे ले सकते थे उस समय पे। धन्यवाद।